सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी क्लास में इग्नू की थर्ड ईयर की बुक BPSE 142 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो ये कोड है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति है, इस बुक का नाम, और इसका फर्स्ट चैप्टर आपका है भारत की विदेश नीति का विकास। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति का विकास किस प्रकार हुआ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, आज ही अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये आपके थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की BPSE 141 का फर्स्ट चैप्टर है, भारतीय विदेश नीति का विकास। इसमें हम फ्रेंड्स पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे कि भारतीय विदेश नीति के बारे में इसका विकास जो है चैप्टर, उसका पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति का विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके विकास पर प्रमुख कारणों के बारे में बताइए। यानी कि इसके विकास का क्या प्रमुख कारण रहे उसके बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो आ जाते हैं अपने आंसर पे। विदेश नीति का अर्थ। फ्रेंड्स, पहले आपको भारतीय विदेश नीति के बारे में समझने से पहले विदेश नीति का अर्थ समझना बेहतर जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। जब एक देश विश्व के देशों के साथ नीति स्थापित करता है जिसके अंतर्गत विदेश नीति को देखा जाता है, इसको करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना जाता है, जैसे कि सुरक्षा, व्यापार, विश्व स्तर पर शांति और विकास शामिल है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, आपके विदेश नीति को कहीं ना कहीं सक्षम किया जाता है या फिर विदेश नीति व्यवस्था देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स भारतीय विदेश नीति, यानी कि भारतीय विदेश नीति क्या है उसके बारे में आ जाते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपको विदेश नीति किया जाता है, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंग भेद की नीति का खिलाफ होना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और राजनीतिक समाधान का प्रचार करना, शांतिपूर्ण और अस्तित्व को बढ़ावा देना, और गुटनिरपेक्ष और गैर प्रतिबद्ध करना, और तीसरे दुनिया का एकता और एकजुटता का ध्यान बनाए रखने के लिए आपको भारतीय विदेश नीति किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिए गए हैं, जैसे कि आपके साम्राज्यवाद का विरोध, रंग भेद की नीति और अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर शांतिपूर्ण व्यवस्था और राजनीतिक समाधान के बारे में किया जाता है। भारतीय विदेश नीति को पूर्ण रूप से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के ऊपर में। जैसे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति को 3 प्रमुख उद्देश्य की कड़ी मेहनत से अस्तित्व को प्रभुत्व के संबंधित सुरक्षित किया है। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, आर्थिक विकास और को बढ़ावा देना, यानी कि जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके बारे में बताना कि हाँ, जो हमारी अखंड भारत है यानी कि खंडित नहीं है। कहने का मतलब है भारत में अनेक जाति और जातिवाद के लोग रहते हैं, वेशभूषा के लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन भारत फिर भी एक अखंड भारत के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत में विभाजन नहीं देखने को मिलता। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फिर उसके बाद गुटनिरपेक्ष की रणनीति के माध्यम से उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू हमारे गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर हमारे भारत में स्थापित करना चाहते थे। विकास के प्रमुख कारण। विकास के प्रमुख कारण यानी कि विदेश नीति का विकास किस प्रकार हुआ, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब देखा जाए तो हमारा पहला पॉइंट है विश्व स्तर पर भारत की पहचान। जैसा कि हम जानते हैं कि 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रह चुका हमारा भारत, उस परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले विदेश नीति को अपनाया गया, जिसका महत्वपूर्ण काम था कि विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनाना। के तहत जवाहरलाल नेहरू ने यह चाहते थे कि भारत की विश्व स्तर पर पहचान बने, इसलिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम आपको विदेश नीति अपनाने की व्यवस्था देखी जाती है। दूसरा पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स ये है आपके सामने, आर्थिक विकास। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास
राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। हम हर राज्य आंतरिक नीति आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनना चाहता है। प्राकृतिक संसाधन का उत्पत्ति, उद्योग, उत्पादन, निर्माण कर रहा है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आर्थिक विकास का सहयोग आवश्यक पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट्स पे, पंचशील को अपनाना। फ्रेंड्स, ये एक योजना अपनाई गई थी जिसके तो तहत जवाहरलाल नेहरू ने 5 सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। 1954 के बाद भारत की नीति को पंचशील सिद्धांत के नाम से नई दिशा प्रदान किया गया। पंचशील का अभिप्राय 5 सिद्धांत। हमारा पहला पॉइंट है इस 5 सिद्धांत में फ्रेंड्स, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना, यानी कि एक संस्कृति दूसरे जाति के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, एक दूसरे का आक्रमण ना करना, यानी कि कहने का मतलब विदेश नीति को इसलिए अपनाया जा रहा था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे। हमारा तीसरा पॉइंट है, एक दूसरे के अतिरिक्त मामलों पर हस्तक्षेप ना करना। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि जब एक देश कुछ विकास कर रहा है, अपने अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कोई अन्य देश उसके बातों को कहीं न कहीं खारिज ना करे, उसका हस्तक्षेप ना करे, उसके साथ विरोध ना करे। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है परस्पर सहयोग और लाभ को प्रोत्साहन करना। यानी कि परस्पर, यानी कि जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स है और आपका वो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। तो हम इसमें ये है विदेश नीति में, जब कोई देश यानी कि जैसे भारत है, रूस के साथ अपना संबंध बना रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या कर रहा है भारत अपने साथ, और रूस भारत के साथ मिलकर अपने आप में आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसका लास्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। शांतिपूर्ण यानी कहने का मतलब ये है कि भारत और रूस के साथ संबंध बेहतर पाया जाता है, तो ये एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण व्यवस्था को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को हमारा पॉइंट से कहा जाता है। हमारा आपका फोर्थ पॉइंट है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मैत्री का मतलब फ्रेंड्स होता है मित्र, और सह अस्तित्व का मतलब ये होता है कि सभी के साथ अपना एक अस्तित्व बना के चलना। अस्तित्व मतलब यानी कि अपनी एक छवि बना के चलना, अपनी एक पहचान बना के चलना। भारत की धारणा रही है कि विश्व स्तर परस्पर विरोधी विचारधारा को सह अस्तित्व की भावना प्रदान हो। भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधि और व्यापारिक समझौते किए हैं, जैसे कि भारत नेपाल की संधि, भारत इराक मैत्री संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत रूस मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि का उल्लेख किया जाता है। यानी कि भारत हमेशा शुरू से ही एक देश दूसरे देश के साथ जैसे आगे बढ़ता है, तो भारत ने हमेशा शुरू से ही अपने साथ अपने देशों के साथ संधि बनाते हुए अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं पॉइंट कंप्लीट आपको समझ में आ गया हो। अब अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपने यानी कि जो हथियार हैं, आपके जो अस्त्र है और जो शस्त्र है, आधुनिक तौर पर जितने भी हथियार हैं, उस पर नियंत्रण करना। तो भारत के ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निशस्त्रीकरण पे भी अपना समर्थन दिया गया था। इसमें आ जाते हैं भारत ने सदैव विश्व में सामान्य और व्यापार निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास किए हैं। नेहरू सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु शस्त्रों में मुक्त विश्व स्थापित करने के लिए 2 अप्रैल 1954 में संयुक्त राष्ट्र में स्टैंड स्टिल रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसके दर देखे गए कि नेहरू ने हथियारों को बनने तथा उस पर नियंत्रण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ताकि विश्व स्तर पर सुरक्षा कायम रह सके। फ्रेंड्स, ये नेहरू के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी कि निशस्त्रीकरण का समर्थन, यानी कि अपने शस्त्रों पर नियंत्रण करे कि एक देश उतना भी ताकतवर ना बन पाए कि वो अपनी ताकत के अंधाधुंध प्रयोग में कहीं ना कहीं दूसरे देश पर हावी हो जाए या फिर उसे जबरदस्ती हथिया ले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने निशस्त्रीकरण की भावना को अपनाया।
फ्रेंड्स ये हमारे पाँचों पॉइंट कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि विदेश नीति के उत्पत्ति के भारत के विदेश नीति जो अपनाने का कारण रहा है वो कौन से कारण है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं और भी फ्रेंड्स कारण हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। तब आ जाते हैं इसके सारांश पर। फ्रेंड्स सारांश का हमारा मतलब होता है कॉन्क्लूज़न, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारी जो उत्तर थी वो किस भावना पर आधारित थी, उनके बारे में अपने आधुनिक तौर पे हम कंपेयर करते हुए अपने सारांश को बनाते हैं। तो सारांश की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपके भारतीय विदेश नीति को अपनाने का महत्वपूर्ण कारण था कि भारत की स्थिति में सुधार लाना, जो कि ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन कर भारत की अर्थव्यवस्था और उसके विकास स्तर पर गिरावट के कारण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय विदेश नीति को अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत हम कि विश्व स्तर पर भारत की पहचान बन सके और अपने विकास स्तर में सक्षम हो सके। विदेश नीति को महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इससे हमारे देश तथा हमारे देश के साथ-साथ विश्व के सभी देशों के साथ मैत्री तथा मित्रता की भावना बन पाती है। ये हमारा सारांश है, जिसके अंतर्गत हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में विदेश नीति को आगे बढ़ाने का कार्य बनाया गया, जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं भारत की एक विश्व स्तर पर अपनी खुद की पहचान बनाना था, ये उनका ही महत्वपूर्ण कारण है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हों और बेहतर तरीके से क्लियर हो चुके हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।